दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दुबई आज दुनिया भर के सबसे ज्यादा अमीर देशों में शुमार किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुबई की चमचमाती शान शौकत के पीछे महज 440 रुपए की रकम का बड़ा हाथ था। यह समय था साल 1937 का, जब दुबई पूरी तरह से ब्रिटिश रूलर्स के अंडर में था, जिस तरह हमारा भारत था। और दोनों जगह ब्रिटिश कंट्रोल होने की वजह से दुबई में भी इंडियन करेंसी यानी कि रुपए को चलन में रखा गया था। जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स भारत को कच्चे माल की खान समझते थे, तो वहीं उन्हें उस वक्त दुबई एक स्ट्रेटेजिक कंडीशन की नजर से काफी फायदेमंद लगता था, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच मौजूद था, जिस वजह से ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई ओशन में फ्लाइंग बोट की बेस बनाना चाह रहा था, जिसके लिए उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। और इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद लॉन्च रूट पर जाने वाली यूके की फ्लाइट्स अब दुबई के समुद्र में लैंड करके रीफिलिंग करवाती थीं। इसके बाद यही फ्लाइट्स इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजी जाती थीं। दुबई में मौजूद इस बेस को इस्तेमाल करने के बदले में ब्रिटिशर्स दुबई को केवल 440 रुपए महीना दिया करते थे। दुबई इन्हीं 440 रुपए में वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को सैलरी अरेंज करता था। लेकिन उस समय यह कोई नहीं जानता था कि ब्रिटिशर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये छोटा सा बेस आने वाले कुछ साल में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में तब्दील होने वाला है। यहाँ चलाई जाने वाली एयरलाइंस ब्रिटिशर्स तो क्या, दुनिया की सभी एयरलाइंस को टक्कर देगी। दोस्तों, ये थी दुबई एमिरेट्स एयरलाइन, जिसकी शुरुआत ही लीज पर लिए गए एयरक्राफ्ट से करी गई थी। लेकिन इस समय तक ये कोई नहीं जानता था कि लीज पर लेकर शुरू की गई ये एयरलाइन दुनिया की पसंदीदा और नंबर 1 प्रॉफिटेबल एयरलाइन कंपनी बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं दुबई की एयरवेज कंपनी एमिरेट्स के बनने और अर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी। साल था 1950 का। दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मखतूम दुबई में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेस ऑयल कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ थे। वो ये जानते थे कि ये तेल रिजर्व ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 साल तक ही दुबई की किस्मत का साथ दे सकता है। ऐसे में उन्होंने दुबई की इनकम को बनाए रखने और इसमें और बढ़ोतरी करने के लिए वहां पर एक और ऑप्शन की तलाश करी। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स लगातार दुबई की बेस्ट लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एयरलाइंस को काफी मजबूत बना रहे हैं, जिसके बदले वो दुबई को काफी कम रेट अदा करते हैं। ब्रिटिशर्स को अपने एरिया का फायदा उठाते हुए देखकर दुबई के रूलर ने खुद दुबई में ही अपनी एयरलाइंस शुरू करने की तैयारी की, जिसके लिए 1960 में दुबई एयरपोर्ट तैयार कराया गया। उस टाइम इस एयरपोर्ट में एक छोटा सा टर्मिनल और एक रनवे ही मौजूद था, जो कि पक्का भी नहीं था, बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस वजह से इस रनवे पर केवल छोटे जहाज जैसे कि डगलस DC-3 ही लैंड कर पाते थे। इसके बाद 1965 आया, तब इस एयरपोर्ट की किस्मत बदलना शुरू हुई। इस एयरपोर्ट को अपना प्रॉपर रनवे मिल गया था, जिस पर सबसे पहले मिडिल ईस्ट की एयरक्राफ्ट कॉमेट ने लैंडिंग करी थी। लेकिन इसके साथ ही साल दर साल दुबई के इस एयरपोर्ट को नई फैसिलिटीज मिलती गईं और साल 1969 आते आते यहाँ 9 एयरलाइंस भी काम करने लगी, जो पैसेंजर्स के लिए 20 डेस्टिनेशन प्लेस की सर्विस देती थी। काफी तेजी से प्रोग्रेस करते हुए साल 1980 तक ये जगह दुबई का एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टॉपर बनकर सामने आने लगा, जहां पर एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसी कंपनियों के एयरक्राफ्ट रीफिलिंग के लिए रुकने लगे थे। आपको बता दें, इससे पहले ये सभी फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर रीफिलिंग कराते थे। लेकिन दुबई एयरपोर्ट के बन जाने के बाद ये सभी फ्लाइट्स पाकिस्तान के बजाय दुबई में रीफिलिंग कराने लगे। इस समय तक मिडिल ईस्ट की तरफ एयर ट्रेवलिंग करने के लिए बहरीन की गल्फ एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में मिडिल ईस्ट से उड़ने वाली सभी लॉन्ग रूट की फ्लाइट्स को पहले दुबई आना होता था। इसके बाद ये सभी फ्लाइट्स रीफिलिंग या फिर स्टे के बाद आगे की तरफ बढ़ते थे। दुबई के शेख राशिद बिन अल मखतूम, जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे पर मौजूद थे, उस समय उन्हें गल्फ एयरलाइन द्वारा ये ऑफर दिया गया कि वो केवल गल्फ एयर को दुबई की ही एयरलाइंस बनाएं, ताकि इससे गल्फ एयरवेज को इंटरनेशनल फ्लाइट्स आसानी से मिलने लगे। और इसके बदले में दुबई गल्फ एयर दुबई को अपना 50% स्टॉक तक देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन शेख ने इस तरह की किसी भी बात को मानने या फिर दुनिया में पब्लिकली अनाउंस करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया।
असल में अब तक गल्फ एयरलाइंस दुनिया के कोने कोने से पैसेंजर्स को दुबई तक पहुंचाती थी और वहां से ये पैसेंजर्स फ्लाइट्स चेंज करके अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। लेकिन इसके बाद गल्फ एयर ने दुबई जाने वाले अपने सभी फ्लाइट्स को रोक दिया, जिसकी वजह से दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को काफी नुकसान होने लगा। लेकिन इस नुकसान को झेलने के बाद फौरन ही शेख राशिद बिन अल मखतूम ने दुबई में अपनी ही एयरवेज एमिरेट्स को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस फैसले को अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब था कि दुबई में ही स्टॉप ओवर करने वाली पुरानी एयरलाइंस कंपनियों से सीधे सीधे टक्कर लेना। और इस टकराव में नई नवेली एमिरेट्स के सामने आने वाले थे गल्फ एयर, फिर ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां। दोस्तों, ये परिस्थितियां वाकई में बहुत कठिन थी, क्योंकि केवल एक बोइंग 737 की खरीद ही $35 मिलियन थी। ऐसे में एयरलाइन से रिलेटेड पायलट्स, क्रू मेंबर्स और रिपेयरिंग के लिए इंजीनियरों को भी तैयार करना था। और ये उस समय एमिरेट्स के लिए एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी, क्योंकि इन सभी कामों को करने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा उनके सामने था। लेकिन दुबई के शेख ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA से 2 बोइंग 737 और 303 लीज पर लिए, जिन पर उन्होंने एमिरेट्स का नाम प्रिंट करवाया। साथ ही पायलट, क्रू और इंजीनियर्स भी पाकिस्तान से ही बुलवाए गए थे। इसके बदले पाकिस्तान को पूरे $1 करोड़ दिए गए, यानी कि $67 करोड़ में होने वाला काम अब केवल $1 करोड़ में ही निपट गया था। साल 1985 में एमिरेट्स की पहली फ्लाइट दुबई से कराची तक भेजी गई। इसके बाद तो मुंबई, दिल्ली, कोलंबो और कायरा जैसी जगहों पर भी ये फ्लाइट शुरू कर दी गई। इन फ्लाइट्स ने अपने पहले ही साल में लगभग 2,60,000 पैसेंजर्स को अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया था। और इसी एक साल में एमिरेट्स पर लगाई गई $1 करोड़ की लागत भी आसानी से निकल आई। केवल 2 साल के अंदर एमिरेट्स ने इतनी कमाई करी कि उसने खुद के 2 प्लेन्स खरीद लिए, जिसके बाद PIA को उसने प्लेन वापस कर दिए। इसके साथ ही 1990 में जब गल्फ वॉर शुरू हुई तो लगभग सभी एयरलाइंस द्वारा मिडिल ईस्ट तक एयरलाइन लाना बंद कर दी गई। तब ऐसे में इस गल्फ वॉर के लास्ट में अरब और मिडिल ईस्ट के बीच में केवल एमिरेट्स ही अकेली ऐसी एयरलाइन थी जो ऑपरेट की जा रही थी। और इसी दौरान एमिरेट्स ने उन पैसेंजर्स को भी स्पेशल फील कराया जो नॉर्मली दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट्स को तरजीह देते थे। लेकिन उन्हें एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज मिली जिसके लिए उन्हें दूसरी फ्लाइट में अलग से चार्ज देना होता था, जैसे कि एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबिन्स या फिर गुड मील। इसके बाद एमिरेट्स द्वारा अपने लॉयल पैसेंजर्स के लिए स्काई वार्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। एमिरेट्स की इस प्रोग्रेस में दुनिया भर में दुबई की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी ने भी अहम भूमिका निभाई। अगर इस बात को ऐसे कहा जाए कि एमिरेट्स ने दुबई को दुनिया भर में पॉपुलर बनाने में अहम किरदार निभाया है, तो ये बात भी सही रहेगी, क्योंकि लॉन्च रूट की फ्लाइट को लंबी दूरी तय करने से पहले दुबई में रीफिलिंग के लिए रुकना कंपलसरी होता था। ऐसे में यहाँ पहुंचने वाले पैसेंजर्स में से आधे ज्यादा तो 1 या 2 दिन के लिए दुबई में ही स्टे करने का इरादा कर देते। वहीं जहां दूसरी फ्लाइट्स को दुबई में स्टॉप ओवर करने के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी, तो वो फ्लाइट्स इसका खर्चा भी पैसेंजर्स के टिकट से ही वसूल करती थी। ऐसे में पैसेंजर्स को एमिरेट्स द्वारा दी जाने वाले टिकट और फ्लाइट के मुकाबले किफायती भी लगते थे। दोस्तों, एमिरेट्स की कामयाबी के पीछे न केवल उनकी गुड सर्विस है, बल्कि इसके पीछे उनकी एक स्ट्रेटजी छुपी है, जिससे अब तक उन्होंने दुनिया से छुपा रखा था। लेकिन कोविड के टाइम में यह स्ट्रेटजी दुनिया के सामने आ ही गई थी। आपको बता दें, एयरबस A380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल प्लेन है, जो एक बार में 850 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। लेकिन फिर भी जिन जिन एयरलाइंस के पास ये जाइंट कमर्शियल प्लेन है, वो इससे मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं। लेकिन केवल एमिरेट्स ही दुनिया भर में इकलौती ऐसी एयरलाइन है जो इस एयरबस A380 प्लेन से मुनाफा कमा रही है। असल में साल 1995 में एमिरेट्स ने इसी एक मॉडल के कई जहाज एक साथ खरीदे थे। वैसे तो ये प्लेन दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है, लेकिन एक साथ खरीदने की वजह से उन्हें इसमें काफी बड़ा डिस्काउंट मिला था। यही नहीं, इन सभी प्लेन की मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने अपना अलग मेंटेनेंस हाउस बना रखा है, जिससे उसमें इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स का एक साथ ही ऑर्डर दिया जाता है और उसमें भी उन्हें भारी डिस्काउंट मिल जाता है। आज एमिरेट्स न केवल दुनिया के सबसे भारी और महंगे विमानों को उड़ाने वाली एयरलाइंस बनी हुई है, बल्कि बोइंग 777 की भी अच्छी खासी कलेक्शन रखती है। दोस्तों, इस एयरलाइन ने अब तक कभी भी घाटे को फेस नहीं किया है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करती है।
उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी से भरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।